Okay, I'll just share screen and start. स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, सो थोड़ा और डैक्स रिलेटेड कंसेप्ट थोड़ा देखेंगे आज हम। कैलकुलेशन में हमने वाई टी डी, एम टी डी, क्यू टी डी, इसका इसका कैलकुलेशन देखा है। अभी कुछ इम्पोर्टेंट डैक्स फंक्शन भी है, जैसे इफ स्टेटमेंट है और स्विच स्टेटमेंट है। अगर मुझे किसी कैलकुलेशन में कोई लॉजिक बिल्डअप करना है, अगर रिजल्ट ट्रू रहा तो एक एक आउटपुट आता है। जैसे इवन एक्सेल में भी अपन एक लॉजिक बिल्ड करते हैं, राइट? या एसक्यूएल में भी केस व्हेन स्टेटमेंट से अपन एक लॉजिक बिल्डअप करते हैं, राइट? तो वैसे ही पावर बीआई में इफ स्टेटमेंट से अपन लॉजिक बिल्डअप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से ये कस्टमर का टेबल है और यहाँ पे हमने ये एनुअल इनकम का एक कॉलम पावर क्यूरी में बनाया था, राइट? अगर आपको याद होगा तो इस पे हमने कुछ कंडीशंस पुट की थी कि जैसे एनुअल इनकम अगर 1 लाख से ज़्यादा हो तो कुछ वेरी हाई वगैरह, ऐसे कुछ एक कंडीशन डाली थी और उसका एक हमने कॉलम बनाया था, राइट? एनुअल इनकम करके कुछ इनकम लेवल करके एक कॉलम था। ये ऐसे एवरेज वगैरह जो आउटपुट हमें पावर क्यूरी में मिला था, जो हमने कंडीशनल कॉलम्स एक बनाया था यहाँ पे। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आप डैक्स के यूज करके भी इसमें बना सकते हो। मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं आपको, तो लेट्स से अगर यहाँ पे लेट्स से ये होम ओनर का एक टेबल है, यहाँ पे मेरे पास यस और नो की वैल्यू है, राइट? तो अगर मुझे यहाँ पे इस y को एस वाई एस एस करना है और नो n को नो करना है, तो मैं एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। कॉलम टूल्स में न्यू कॉलम, जैसे क्या था वो, होम ओनर ना। ट्राई नाम देता हूँ इसको, ट्राई स्विच। स्विच फंक्शन देखते हैं, पहले इफ ही देखते हैं, स्विच ट्राई। ओके, तो लेट्स से अगर मैं इफ यहाँ पे डालता हूँ, लेट्स से इफ, तो इफ में अगर मैं इफ यूज करता हूँ स्टेटमेंट, तो यहाँ पे मुझे वो लॉजिक पूछता है फर्स्ट। लॉजिक इन द सेंस कि कुछ कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। जैसे मैं ये होम ओनर की वैल्यू इज इक्वल टू वाई, ये लॉजिक दे सकता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ पे जैसे ये कस्टमर का होम ओनर इज इक्वल टू वाई दिया है, ठीक है? ये कस्टमर का होम ओनर अगर वाई है तो मुझे आउटपुट में चाहिए, देखो अभी मैंने ये लॉजिक बिल्डअप किया। यहाँ पे मुझे कंडीशन दे रहा है कि अगर ये ट्रू है, इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? एस चाहिए, ठीक है? अदरवाइज नो। ये लॉजिक कैसे डाला हमने, ये समझ में आ गया? सिंपल इफ स्टेटमेंट होता है, एक लॉजिक डालते हैं अपन कि अगर ये कंडीशन जो मैंने यहाँ पे दी है, दिस इज अगर ट्रू है, तो अगर ट्रू है तो एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए? अगर फॉल्स है तो क्या चाहिए? ऐसा मैंने यहाँ पे लॉजिक बिल्डअप किया। मैं इसे इंटर करता हूँ, देखते क्या आ गया। सी, यहाँ पे y जहाँ पे है वहाँ पे s आया हुआ है, और यहाँ पे मैं अगर इसको नो की बेसिस पे फिल्टर करता हूँ, सी n जहाँ पे है वहाँ पे नो आया है, ठीक है? सिंपल लॉजिक है। इफ स्टेटमेंट हम इसे बोलते हैं कि कोई भी लॉजिक हम जो दे रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उसकी एक कंडीशन देंगे, एक लॉजिक देंगे यहाँ पे। उसको चेक करना है, हर एक रो में जाके वो चेक करेगा कि कस्टमर होम ओनर इज इक्वल टू वाई कहाँ पे है,
उस जगह पे उसको एस से रिप्लेस करना, या एस आउटपुट देना है, अदरवाइज उसको नो आउटपुट देना है। क्लियर है? इफ स्टेटमेंट समझ में आ गए? सर आपसे एक चीज पूछनी थी सर इसके बारे में। जैसे सर आप डेस्क चलाते हैं, जैसे आपने इफ लिखी, जैसे आप लिखिए सर, इफ करिए सर, इसे हटा दीजिए पूरा। ठीक है। इफ आगे बस एक इफ लिखिए और ब्रैकेट ओपन करिए। इसमें जैसे सर ऊपर लिख के आ रहा है लॉजिकल टेस्ट। हम्म। ठीक है। सर ये आपने सर ये इंटरव्यू में डायरेक्ट ये जैसे हमें तो सर यहाँ से हमें यहाँ पे तो सर यहाँ पे समरी मिल जाती है हमें क्या क्या लिखना है। ठीक है। इंटरव्यू में क्या डायरेक्ट पूछते हैं लोग क्वेश्चन, क्या कहते हैं कि इसका फॉर्मूला बताओ डायरेक्ट? हाँ, सिंटैक्स पूछते हैं। डायरेक्ट पूरा? हाँ, इसका मतलब अभी जैसे नॉर्मली ये इफ स्टेटमेंट रहेगा, तो इफ का कोई आपको सेंटेंस नहीं पूछेगा, क्योंकि सबको पता होता है कि इफ स्टेटमेंट में बस एक लॉजिक होता है और रिजल्ट ट्रू और फॉल्स की वैल्यू देते हैं। आपको सिंटैक्स किसका पूछेंगे? जैसे रैंक एक्स फंक्शन होता है, या कोई इटरेटर फंक्शंस होते हैं ना, जिसमें अपन मल्टीपल पैरामीटर पास करते हैं जिस फंक्शंस में, उस काइंड ऑफ फंक्शंस की सिंटैक्स आपको पूछेंगे। या आपको बोलेंगे कि मुझे ईयर टू ईयर ग्रोथ निकालनी है। लेट्स से मुझे ईयर टू ईयर ग्रोथ निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा ईयर टू ईयर ग्रोथ? उसको मुझे डैक्स के थ्रू आप चैट बॉक्स में उसका डैक्स क्रिएट करके दिखाओ। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। ओके सर, जो आपने मतलब जो डे टू डे वाले में जो आप कह रहे हैं वो इटरेटर फंक्शन, और डे टू डे जो आप मतलब कल आपने जो एक्सप्लेन किया था परसों। जी जी जी। क्योंकि दिस, लेट्स से अगर मैंने इफ स्टेटमेंट यूज किया हो, तो इसमें पैरामीटर्स ज्यादा नहीं है, इसमें डायरेक्टली सिंपल लॉजिक रहेगा, और लॉजिक अगर ट्रू रहेगा तो एक वैल्यू देगा, फॉल्स रहेगा तो एक सर वैल्यू जैसे देगा। समैक्स है, समैक्स में भी तो सर ऐसे ही ऊपर वो आता है, क्या कहते हैं, समरी दिख के आती है पूरी कि कौन कौन चीजें, पहले एक्सप्रेशन पास करना, पहले टेबल नेम पास करना है, फिर एक्सप्रेशन पास करना है। हाँ, वो तो सब में आएगा ना। दिस इज इंटेलिजेंस है ना ये तो। ये हर एक डेक्स फंक्शन के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि दिस डेक्स फंक्शन को आपको क्या पास करना है पैरामीटर्स। ओके सर। ये इंटेलिजेंस क्या क्यों होता है? जब भी हम डेक्स लिखते हैं, तो ये हमें हेल्प आउट करता है कि हमें आगे कौन सा पैरामीटर पास करना है जब हम डेक्स को लिखते हैं पावर बीआई में। बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू अगर बोलते हो, तो इंटरव्यू में आपको इंटेलिजेंस वहां पे नहीं दिखा देगा, राइट? क्योंकि आप इंटरव्यू के सामने हो और आप एक्चुअल पावर बीआई डेस्कटॉप की स्क्रीन पे नहीं हो। ठीक है? तो वो आपको अगर कोई डैक्स पूछता है, तो उसका वो सिंटैक्स पूछेगा कि लेट्स से मैं रैंक एक्स फंक्शन में बोलूँ, तो रैंक एक्स फंक्शन में आप उसका सिंटैक्स बताओ बोलेगा मुझे, या रैंक एक्स फंक्शन के बारे में बताओ, उसमें कौन से पैरामीटर्स अपन पास करते हैं। तो ऐसे काइंड ऑफ आपको, जब आप वो पर्टिकुलर, जैसे आपने ये इफ स्टेटमेंट की प्रैक्टिस की, तो यू नो दैट ना कि आपको एक लॉजिक पास करना होता है, और आउटपुट में रिजल्ट ट्रू रहेगा तो एक वैल्यू आता है, फॉल्स रहेगा तो एक वैल्यू आता है। सो यू कैन एक्सप्लेन दैट। अगर आपको ये इफ स्टेटमेंट पता है कि कैसे यूज होता है, अगर आपको डैक्स पता ही नहीं है वो, तो आप बता नहीं पाओगे कि उस पर्टिकुलर डैक्स का आउटपुट क्या आता है और क्या पैरामीटर आपको पास करने होते हैं। ओके सर। ओके, सो इसीलिए मैंने बोला कि एटलीस्ट जो डैक्स गाइड से जितने डैक्स है वहाँ पे, तो रोज 5 5 डैक्स पढ़ा करो। एटलीस्ट आपको वो रिमेम्बर हो जाएंगे उस टाइम पे कि उस पर्टिकुलर डैक्स से क्या आउटपुट निकलता है। भले ही सिंटैक्स आपको याद ना आए, बट एटलीस्ट आप वो तो बोल सकते हो कि पर्टिकुलर डैक्स आपको क्या आउटपुट देगा। ओके सर। ठीक है? ये इफ स्टेटमेंट समझ में आ गया? यस सर। ओके। अभी यहाँ पे इस इफ स्टेटमेंट में एंड और जो होते हैं, जैसे अगर मुझे दो कंडीशन एक साथ देनी है, जैसे कस्टमर ओनर वाई है, एंड या और मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। तो लेट्स से मैं अगर इस इफ के अंदर यहाँ पे एंड पास करूँ, ठीक है? तो ये देखो मुझे क्या बोल रहा है, ये एंड पास किया मैंने इफ के अंदर, तो मुझे बोल रहा है लॉजिक 1 एंड लॉजिक 2। तो ये जो मैंने फर्स्ट दिया, ये तो मेरा लॉजिक 1 होगा। अब ये मुझे पूछेगा कि लॉजिक 2 क्या है, और उसके बाहर क्या है, एंड। इसका मतलब अगर लॉजिक 1 एंड लॉजिक 2 अगर ट्रू रहेगा तो ये आउटपुट मिलेगा। या मैं और पास कर सकता हूँ, यहाँ पे एंड की जगह और पास कर सकता हूँ,
और का मतलब कि ए और बी, लेट्स से लॉजिक 1 और लॉजिक बी, दोनों में से कोई भी एक ट्रू रहेगा तो मुझे आउटपुट देगा। एंड एंड और कंडीशन तो पता है ना, एसक्यूएल में पढ़ा है ना आपने। यस सर। सेम वे यहाँ पे भी लॉजिक में अपन एंड एंड और यूज कर सकते हैं इफ यू हैव मल्टीपल मतलब मल्टीपल आपके पास अगर लॉजिक्स है। कभी भी होता है ना सिचुएशन की हमें कई बार दो लॉजिक्स देने पड़ते हैं कि अगर ये वैल्यू एंड दूसरी वैल्यू भी ट्रू रहेगी तो मुझे ये आउटपुट दो। उस केस में ये एंड एंड और जो है ये आप यूज कर सकते हो इफ स्टेटमेंट के अंदर। अभी मान लो ये तो हो गया, लेट्स से ये इफ स्टेटमेंट को हमने देखा, तो हो सकता है कि आपको कभी कभी मल्टीपल इफ्स यूज करने पड़े। जैसे दिस इनकम लेवल वाला अगर मैंने देखा, इस इनकम लेवल को अगर मुझे इफ स्टेटमेंट से बनाना होता, इस इनकम लेवल के डैक्स को, ठीक है, लेट्स से चलो इसको बनाते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है हमें। ठीक है, पहले कंडीशन देख लेते हैं कि सर एक क्वेश्चन और है आपसे। हाँ हाँ जैसे जैसे ये जो चीजें हैं, जैसे एवरेज जो आप कर रहे हैं सर, डायरेक्ट इफ निकाल रहे हैं, ये हम ट्रांसफॉर्म डेटा करके पावर क्वेरी एडिटर से भी कर सकते हैं। हाँ, पावर क्यूरी एडिटर से कर सकते हो, पर तो मैंने बोला ना आपको कि आपके पास अगर सर। पावर क्यूरी का एक्सेस नहीं है, या हम्म। आप आपके पास अगर डेटा है, डेटा मैनिपुलेशन का एक्सेस है, तो आप पावर क्यूरी यूज कर सकते हो। बट कई कई बार आपको ये चीजें डैक्स के थ्रू करनी पड़ती, क्योंकि पावर सर बीआई में मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों में से फास्टेस्ट क्या है, मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसा भी शायद कंपैरिजन होता है कि सबसे फास्टेस्ट ही चलता है। जैसे आपने एक बार बताया था ज्वाइंस, तो ज्वाइंस आप डायरेक्ट इससे करो, उससे मत करना कभी भी, क्योंकि ये हमें स्लो चलेगा। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ आपको, लेट से मैं मेरी एक बात सुन लो, क्योंकि क्या होता है ना, पावर बीआई में जब हम डेटा लेते हैं ना, वो दो टाइप से या तीन टाइप से हमें ले सकते हैं। जैसे अभी इस केस में अपने पास एक एक्सेल का सोर्स था, हमने गेट डेटा करके एक एक्सेल वर्कबुक कनेक्टर लिया, उस सोर्स को अपने यहाँ पे कॉपी कर लिया, मतलब उस डेटा को अपने यहाँ पे कॉपी कर लिया, राइट। मतलब सोर्स में भी डेटा है, डेटा सोर्स में भी डेटा है, और आपकी इस फाइल में भी डेटा है, सेम डेटा, बराबर। यस सर। तो आपके पास अगर डेटा की कॉपी है तो आपको वो फुल एक्सेस मिलता है कि डेटा को आप यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप में उसको मैनिपुलेट कर सकते हो पावर क्यूरी में। लेकिन जब आप डायरेक्ट क्यूरी से कनेक्ट करते हो, आपके पास बड़ा डेटा सेट होता है, बिगर डेटा सेट होता है, और इंपोर्ट करना पॉसिबल नहीं होता इतना बड़ा डेटा, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ रोज होते हैं, तो उसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो बहुत टाइम लेगा, आपका डेटा साइज बहुत बढ़ जाएगी। उस केस में हमें डायरेक्ट क्यूरी यूज करनी पड़ती है। जितनी आप यहाँ पे क्यूरी फायर करोगे पावर बीआई डेस्कटॉप से, उतना ही डेटा पावर बीआई डेस्कटॉप में आपको मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो मेजर लिखा है कि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब इस पर्टिकुलर टेबल के पर्टिकुलर ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम जो है उसकी समेशन है। तो पावर बीआई डेस्कटॉप में आपको, या पावर क्यूरी में आपको वो डेटा दिखाई नहीं देगा, आपको बस वो कॉलम्स के नाम दिखाई देंगे, डेटा कुछ भी नहीं होगा। बट जहाँ जब आप ये मेजर को रन करोगे तब वो सोर्स को हिट करता है, वहां पे कैलकुलेशन करके फिर आपको रिजल्ट देता है। तो उस केस में पावर क्यूरी में कुछ ऑपरेशन नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको वहां पे डेटा ही नहीं दिखेगा। ठीक है। सो ओके सर। इंपोर्ट मोड जो होता है वो ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है, क्योंकि आपके पास डेटा मैनिपुलेशन करने का पावर बीआई डेस्कटॉप में और पावर क्यूरी में आप प्रॉपरली डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको नए कॉलम्स या चेंजेस कर सकते हो। बट डायरेक्ट क्यूरी में आपको वो ऑप्शंस नहीं मिलता, पावर क्यूरी आप यूज नहीं कर सकते, तो डेक्स डैक्स के थ्रू ही आपको वो कैलकुलेशंस बनाने पड़ते हैं। और पावर क्यूरी हाँ सब जगह पे यूज हो सकता है पावर क्यूरी, बट जब आपके पास वैसे एक्सेस हो, अगर नहीं होगा तो फिर क्या करोगे, डैक्स यूज ही करना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है। सो ये जो इनकम लेवल का जो कॉलम था, ये अपन ने अगर इफ स्टेटमेंट से बनाया तो वो कैसे बनेगा ये एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई कि कैसे बनेगा। किस चीज का एवरेज है सर ये? ये इनकम लेवल का जो कॉलम है, ये पावर क्यूरी में अपन ने कंडीशनल कॉलम करके बनाया था ना। यस एनुअल सर। इनकम का जो कॉलम था उस पे अपन ने कुछ कंडीशन डाली की थी कि 1 लाख से या 1.5 लाख से कुछ हाँ हाँ यस निर्धार। सर, हाँ, तो गॉट ये इट। अपन ने पावर क्यूरी में बनाया था, राइट, कंडीशनल कॉलम को यूज करके।
यस सर। तो वहां पे भी अपन ने देखा, तो वहां पे भी इफ स्टेटमेंट आया था कि इफ ये वैल्यू अगर 1.5 लाख से ज्यादा रहेगी तो मुझे आउटपुट में ये चाहिए। तो वो जो यस। इफ स्टेटमेंट है ना, वो सेम इफ स्टेटमेंट यहाँ पे है वो। ओके सर। ओके, सो उसको अपन जैसे वहां पे अपन ने कंडीशन दी थी, सेम कंडीशन इफ स्टेटमेंट में दे सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे ट्राई वन करता हूँ, जैसे फर्स्ट कंडीशन देते हैं कि इफ इसका कस्टमर का एनुअल इनकम, अगर कस्टमर का इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 1,50,000, अगर ऐसी कंडीशन है, ठीक है, कस्टमर का एनुअल इनकम अगर ग्रेटर देन 1,50,000 है, तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? जैसे क्या था एवरेज। आउटपुट में? वेरी हाई था ना, 1.5 लाख से हाई ज्यादा, था सर, वेरी हाई। वेरी हाई था। ठीक है, अभी अभी एंड कंडीशन, हाँ बोलो। सर मैं कह रहा हूँ एंड लगा दीजिए आगे अब, और कंडीशन पास करनी है तो। नहीं, एंड नहीं लगा सकते ना, एंड अगर लगा दूंगा तो वो 1.5 लाख से ज्यादा और एंड लेगा, मतलब अगर 1.5 लाख से ज्यादा है और दूसरी कंडीशन को भी चेक करेगा तब आउटपुट देगा। लेकिन दूसरी कंडीशन मेरी क्या है, अगर वो 1 लाख से ज्यादा है, राइट, हम्म। तो यहाँ पे मुझे दूसरी कंडीशन डालनी पड़ेगी इफ में। ओ, ये देखो ओ, रिजल्ट, अगर ये फर्स्ट वाला रिजल्ट अगर एनुअल इनकम 1.5 लाख से ज्यादा है तो ये मुझे वेरी हाई आउटपुट देगा, बराबर। यस अगर सर। 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है तो फिर वो कितना होगा? 1.5 लाख से कम होगा ना। हाँ। तो यहाँ पे मैं वापस इफ दूंगा, इफ एनुअल इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, 1 लाख एंड, अभी ये एंड ऐसे भी दे सकते जैसे आपने मैं बोला। दूसरी लॉजिक क्या थी कि यही कस्टमर एनुअल इनकम लेस देन 1,50,000, बराबर। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? आया था ना। हाय। यस। अगेन ये रिजल्ट फॉल्स के लिए तीसरी कंडीशन क्या थी कि कितना लिमिट था? 50,000 था ना। एल्स में छोड़ दीजिए उसे। क्योंकि एल्स में छोड़ दूंगा, एल्स में तो मुझे वापस दूसरा इफ देना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर एल्स में, अगर मैं यहाँ पे लेट से मैं अगर ये फर्स्ट वाला लेट से मैं इसको कमेंट करता हूँ फिलहाल के लिए, और ये जो फर्स्ट वेरी हाई यहाँ पे मैं कुछ नहीं पा सकता, एल्स में लेट से मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ उसको, ठीक है। अगर इसका आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? सर सिर्फ वेरी हाई वाला मिलेगा, और सब ब्लैंक हो जाएगा। बाकी सब सिर्फ जितना जिसका वेरी हाई होगा वही मिलेगा, हम्म। बाकी सब ब्लैंक होगा। तो ब्लैंक की जगह पे मुझे और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी क्या कि 1.5 लाख से कम का जिसका आउटपुट है वो मुझे क्या देना पड़ेगा। सो इसलिए मैं ये नीचे वाली दे रहा हूँ उसको कि तुम फिर, अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स है, ये कंडीशन मेरी फॉल्स है, तुम मुझे ब्लैंक मत दो, उस सर प्लेन। हाँ सर, मैं एक चीज कह रहा था, हमने एक्सेल में इफ्स पढ़ा था, आईएफएस करके, इसमें है क्या वो? इप्स, आईएफएस करके एक फंक्शन आता है, इसी का इफ का होता है, आईएफएस। क्योंकि उसमें क्या होता है कि नहीं उसमें क्या होता है सर, मल्टीपल कंडीशन पास हो जाती हैं। मैं बताता हूँ बाद में उसका, पहले आप इस पे फोकस करो कि ये समझ लो पहले। ओके सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये ब्लैंक पास करके, ये जो आउटपुट है इसमें ब्लैंक देने की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि जो फॉल्स कंडीशन है वहां पे ये कंडीशन दे रहा हूँ उसकी जगह पे कि तुम वापस, अगर फॉल्स है ये कंडीशन 1.5 लाख से, अगर उसका एनुअल इनकम 1.5 लाख से ज्यादा है तो वेरी हाई करो, लेकिन 1.5 लाख से अगर कम है तो फिर तुम क्या चेक करो कि तुम ये चेक करो कि 1 लाख से ज्यादा है क्या। उस केस में ये एंड कंडीशन देने की वैसे भी जरूरत नहीं है, बट मैं बस
लॉजिक बनाने के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन 1.5 लाख से ज्यादा हमने ऑलरेडी दे चुके हैं। मतलब जो सेकंड पैरामीटर है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच वाला स्लॉट, इसमें ये कवर हो चुका है ऑलरेडी। सो लेट्स से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बस सिंपलर के लिए ये हो पड़ा कि कस्टमर एनुअल का अगर 1 लाख से ज्यादा है तो हाई दो। ओके, देन इफ एनुअल इनकम अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 है, तो मुझे आउटपुट में चाहिए एवरेज। और इस केस में अगर अगर फॉल्स हुआ तो मैं दे सकता हूं कि लो दे दो लास्ट में। समझ रहे? ओके सर। अगर इसको मैंने इंटर किया तो लेट से आउटपुट क्या आता है, ठीक। एवरेज जैसे हमें उसका मिला था, एवरेज, हाई, लो, वेरी हाई। तो एक देख लेते हैं, जैसे अपन देखते हैं कि लो के लिए कौन से उसने लिए। और इसका एनुअल इनकम देखो तो सी, ये एनुअल इनकम 30,000 समथिंग कुछ है, 50,000 से कम है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है अभी, यहाँ पे मल्टीपल इफ्स यूज किए है ना। अगर मैंने इस ट्राई इफ वन को अगर ओपन किया तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल इफ्स यूज किए हुए, राइट। तो ये मल्टीपल इफ्स यूज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना आपको? कॉम्प्लिकेटेड लगा थोड़ा ये थिंकिंग यस करना? सर। यस सर। तो इसको अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेट फंक्शन है स्विच। ओके। ओके, तो मल्टीपल इफ्स को हैंडल करने के लिए फिर पावर बीआई डेस्कटॉप में स्विच फंक्शन है। जैसे आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना कि इफ्स यस सर। करके। यस सर, एक तो इफ्स करके उसमें हाँ एक्सेल तो में इफ्स करके होता है। हाँ तो यहाँ पे स्विच करके होता है। ओके सर, तो सर इसे सर बनाता कौन होगा सर? इफ को इतना सर हार्ड लग रहा है देखने में सर ये। हाँ तो क्योंकि अभी ठीक है, माना कि आपके पास 2-3 कंडीशन है, हो सकता है कि आपके पास बड़ा कॉलम हो तो 10-12 कंडीशन हो, तो ये इफ के लिए ये कितना सारा बड़ा बन जाएगा ना डेक्स। यस सर। ओके, तो उसको अपन स्विच से कैसे रिप्लेस कर सकते वो देखते हैं अभी। ठीक है, जैसे ये कस्टमर के इसमें मैं एक नया मेजर बना रहा हूँ, ट्राई स्विच। ठीक है, तो स्विच फंक्शन देखो, यहाँ पे स्विच फंक्शन है, मैं स्विच को एंटर किया। एक्सप्रेशन में फर्स्ट दे रहा हूँ कि ट्रू, एक्सप्रेशन ट्रू, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसको ट्रू। अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं लॉजिक दे सकता हूँ कि अगर मेरा जब मैं अपने को कॉलम बनाना है ना, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना मल्टीपल इफ्स अपन ने कैसे यूज किए? हेलो, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल इफ्स हमें यूज ना करते हुए हम स्विच फंक्शन का यूज करके उस मल्टीपल इफ्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो देखते हैं अभी अपन। तो स्विच में मैं सबसे पहले डाल रहा हूँ फंक्शन स्विच, यहाँ पे आउटपुट दे रहा हूँ ट्रू। जैसे एक्सप्रेशन में मैं ट्रू पास कर रहा हूँ, क्योंकि अगर स्विच को मैं बोल रहा हूँ कि नीचे की जो मैं एक्सप्रेशन देने की ट्राई कर रहा हूँ, मतलब जो लॉजिक बिल्डअप करने की ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन को मैंने ट्रू लिखा है बस यहाँ पे। और यहाँ पे देखो इंटेलिजेंस मुझे बता कि फर्स्ट वैल्यू डालो आप क्या है। तो वैल्यू में मैं दे रहा हूँ कि अगर मेरा कस्टमर एनुअल इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 1,50,000 है। अगर मैंने कॉमा किया तो बोलता है कि अगर 1,50,000 है तो क्या चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि इसको मुझे चाहिए वेरी हाई। ठीक है, ये एक फर्स्ट कंडीशन दे दी मैंने। अगर मैं कॉमा करता हूँ तो बोलता है कि अभी सेकंड वैल्यू क्या है। तो अगेन मैं कस्टमर इनकम, अगर कस्टमर इनकम एनुअल इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख है, ठीक है, तो मुझे क्या आउट चाहिए, हाई। हाय। अगेन कॉमा,
वो बोले थर्ड वैल्यू क्या है, अगेन कस्टमर इनकम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 है तो एवरेज, बराबर। यस सर। और लास्ट की वैल्यू फिर इल्स स्टेटमेंट में यहाँ पे मैं दे रहा हूँ बस लो, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं पे मल्टीपल इफ्स दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे ना, आप बस क्या कर रहे हो, बस वो लॉजिक जो दिया था कि कस्टमर एनुअल इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 150, आपने जो इफ स्टेटमेंट में दिया था सेम लॉजिक में यहाँ पे पास कर रहा हूँ। लेट्स सी इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। जी, इसका भी आउटपुट वही आएगा, ठीक है। एवरेज, हाई, लो, वेरिएंट। तो ट्रू का क्या मल्टीपल, मतलब है? हाँ, मल्टीपल इफ्स यूज करना इजी है या स्विच यूज करना इजी है, स्विच। राइट। तो आपको ये डिसाइड करना है स्विच। कि अगर मल्टीपल इफ्स आपके स्टेटमेंट में है, आपको मल्टीपल लॉजिक बिल्डअप करना है, तो आप स्विच यूज करो, उसको इफ यूज मत करो, क्योंकि इफ से फिर क्या होगा, कैलकुलेशन या लॉजिक कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा, सर ठीक आपने है। ये ट्रू ट्रू लिखा है, ये इसका क्या मतलब है ट्रू? ये जो ट्रू है वो, ये जो नीचे की जो कंडीशंस है ना, उसके लिए लिखा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो। ओके सर। मैंने ये एक्सप्रेशन में लिखा क्योंकि मेरे पास कोई एक्सप्रेशन में है नहीं ना अभी, जैसे मैं कोई टोटल सेल्स या रेवेन्यू के बेसिस पे कुछ नहीं कर रहा, मैं जो यहाँ पे लॉजिक पास करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे जो लॉजिक दिया कि ये वैल्यू दी है ना कि कस्टमर एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 150, अगर ये ट्रू है तो ये आउटपुट दो। अगेन ये सेकंड वाला लॉजिक ट्रू है तो ये आउटपुट दो, थर्ड वाला लॉजिक ट्रू है तो ये आउटपुट दो। अगर इसमें से कुछ भी नहीं रहा तो इल्स इल्स जो होता है ना अपना, जिसे इफ स्टेटमेंट में ये नहीं तो ये नहीं तो ये, अगर कुछ भी नहीं तो मुझे लास्ट में ये दे दो फिर इल्स। यस सर। ओके, तो ये समझ में आ गया इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको यूज करना पड़ता है इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट, क्योंकि लॉजिक बिल्डअप करने के लिए तो आपको इफ एंड स्विच तो लगेगा, मतलब कुछ अगर ये आउटपुट रहेगा तो मुझे ये दे दो। इफ स्टेटमेंट आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, कॉलम्स बनाने के लिए, जैसे कि मान लो कि आपके पास कुछ कॉलम है ऐसे एडवेंचर वर्क्स या एवरेज इनकम वाला है, मान लो ऐसे कॉलम है, और आपको इसके ऊपर कुछ एक नया कॉलम चाहिए जिसमें आपको 0 और 1 में आउटपुट चाहिए, तो आप बोल सकते हो ना कि इफ स्टेटमेंट में कि अगर यहाँ पे इफ दिस इनकम लेवल इज इक्वल टू एवरेज देन मुझे 1 दे दो, अदरवाइज 0 दे दो, सॉरी। तो ऐसे आपके पास एक 0 1 वाला कॉलम आ जाएंगे, फिर उस कॉलम को आप एज अ कहीं पे आपके फिल्टर्स में यूज कर सकते हो कि मुझे सारे इनकम लेवल चाहिए जिनका वो जो नया कॉलम किया था आपने 0 1 वाला, उसमें का इज इक्वल टू 1 वाले ही चाहिए मुझे, बस ऐसे आप फिल्ट्रेशन वगैरह में यूज कर सकते हो उसको फिर। तो ऐसे केस में फिर इसका यूज होता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, सो फर्स्ट पेज का मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैं रीनेम कर रहा हूँ इसको, पेज 1 से एग्जीक्यूटिव समरी। सर एक स्ट्रिंग का एक ऑप्शन दे देना, मतलब जैसे कि कोई नाम चाहिए स्पेसिफिक, या कोई मेल फीमेल हो कैटेगरी, ऐसा कोई। नहीं, मैं समझा नहीं, मतलब कैसे, क्या बोल रहे हो। मतलब किसी डोमेन में मेल मेल या फीमेल वैसा, जैसे आपने ग्रेटर देन 1,50,000 सैलरी है, ऐसा जो प्रेडिक्ट किया ना, वैसे ही हमको अभी प्रेडिक्ट करना है कि इस लिस्ट में मेल या फीमेल, हम्म, और मेल है तो उसके सामने मेल फीमेल, ऐसा प्रेडिक्ट नहीं का। मतलब अभी जैसे अपने पास यहाँ पे जेंडर है, राइट, इसमें यस देखो, एग्जैक्टली यस। यस उसमें है मेल एंड फीमेल एंड एन ए, तो इसको क्या करना अब चाहते हो आप, एम को क्या करना चाहते हो। नाही, सिंपल सोबर सर, फक्त जर मेल असेल तर मेलच्या समोर मेल, जसं की तुम्ही आता कसं सांगितलं की 1,50,000 सॅलरी आहे, तर त्याला त्याच्या पुढे हाय व्हेरी, नाही का, तो तसं असं. नको, तर याच्यामध्ये आपण यू वॉन्टेड टू यूज याच्यामध्ये पण इफ तसं और काही करू स्विच, शकतो का? हो करू शकतो, आता लेट्स से हा जेंडरचा, हे जेंडर का कॉलम आहे, राईट। हो, तो फक्त मैं त्याच्यावर एक एक्झाम्पल द्या ना, की कसं आपण करू शकतो इफ मध्ये आणि एक्झिस्ट मध्ये, लेट्स से स्विच मध्ये, सॉरी. ये लेट्स से ये भी जेंडर का कॉलम है, करेक्ट।
इस जेंडर के कॉलम को मुझे एक नया कॉलम बनाना है इससे, जिसमें अगर एम हो तो मेल आए, एफ हो तो फीमेल आए, एन ए हो तो नॉट अवेलेबल करके आए। ऐसे मुझे आउटपुट में चाहिए। ठीक है, तो पहले अपन लेते हैं, पहले उसको इफ से बनाते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स से जेंडर इफ, मैं इफ स्टेटमेंट ले रहा हूं। इफ लॉजिक क्या बोल रहा है कि अगर कस्टमर जेंडर इज इक्वल टू एम, एम, अगर एम है तो मुझे क्या चाहिए? मेल। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ MEL, मेल। ठीक है, अभी सेकंड, अगर वो फॉल्स है तो मेरे पास यहाँ पे फीमेल और एनए ऐसी दो दो कैटेगरी है ना। अगर मेरे पास बस मेल और फीमेल रहते तो मैं यहीं पे बोल देता कि अगर मेल नहीं है तो उसको फीमेल कर दो, बट एक्चुअल में मेरे पास तीन है ना, मेल फीमेल एंड एनए। तो अगर ये फर्स्ट वाला लॉजिक मेरा पास हुआ तो वो उसको मेल कर देगा, लेकिन वो जब चेक करने जाएगा कि अगर एम नहीं है वहां पे एफ है या वहां पे एनए है तो उसको क्या देना है, ये आपको फिर ये लॉजिक जब लिखते हैं ना रिजल्ट इफ फॉल्स में, यहाँ पे आपको वापस एक नया इफ डालना पड़ेगा कि इफ जेंडर कस्टमर जेंडर इज इक्वल टू, अगर मैंने दिया एफ, अगर एफ दे रहा हूं तो मुझे चाहिए यहाँ पे फीमेल, और फीमेल के बाद एक ही बचता है ना ये ने, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर फीमेल है, पहले पहले वो चेक करेगा एम है तो मेल देगा, फिर चेक करेगा एफ है तो फीमेल देगा, और फीमेल और मेल के बाद जो बचता है उसको क्या देगा, वो नॉट अवेलेबल देगा ना। यस सर। तो थर्ड वाले के लिए आपको लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको एल्स कंडीशन में डायरेक्टली दे सकते हो। ठीक है, ये मैंने इफ क्लोज कर दिए और एंटर किया। सी, यहाँ पे आपको तीन मिल जाएंगे, फीमेल मेल नॉट अवेलेबल। क्रॉस चेक भी किया अगर हमने, जैसे मैं फीमेल के ऊपर फिल्टर लगाता हूँ तो यहाँ पे देखो ये जेंडर जो है, ये जेंडर यहाँ पे एफ है और लास्ट में कॉलम बना फीमेल का। ठीक है, अभी सेम इसको अपन स्विच से बना सकते हैं। कैसे? जैसे अपन न्यू कॉलम लेंगे, जैसे जेंडर स्विच इज इक्वल टू स्विच टू कॉमा, फर्स्ट लॉजिक क्या बोलता है कि जेंडर कस्टमर जेंडर इज इक्वल टू मेल, एम, एम एम, राइट। एम है तो क्या चाहिए, मेल। मेल चाहिए। मेल। ठीक है, सेकंड सेकंड लॉजिक कस्टमर जेंडर, एफ है तो फीमेल। कस्टमर जेंडर इज इक्वल टू, अगर एफ है तो मुझे चाहिए फीमेल। थर्ड के लिए देने की जरूरत है क्या? नो सर। क्योंकि थर्ड के लिए आप दोगी भी तो भी वही आउटपुट देगा, नहीं दोगी तो भी देगा, क्योंकि आप एल्स डायरेक्टली डाल रहे हो कि फर्स्ट चेक करेगा एम है तो मेल देगा, एफ है तो फीमेल देगा, जो बचा हुआ है उसको नॉट अवेलेबल देगा। और इसको मैं क्लोज कर दूं, एंटर। सी, फीमेल फीमेल मेल वगैरह सब देगा। अगर यहाँ पे क्लियर वॉल फिल्टर कर दिया और लेट्स से नॉट अवेलेबल पे फिल्टर किया मैंने, देखो सबके लिए नॉट अवेलेबल, ये दोनों कॉलम सेम आउटपुट देंगे। और इवन यहाँ पे भी आपका जेंडर का जो कॉलम होगा वो भी आपको एन ही देता होगा सब, देखा ये नहीं दे रहा। क्लियर है? स्विच एंड इफ, यस मल्टीपल सर। इफ्स रहेंगे तो स्विच यूज कर सकते हो। स्विच यूज करना आसान है, अंडरस्टैंडेबल है, राइट, कोड को सिंप्लीफाई बनाता है।
लेकिन किसी किसी को इफ यूज करना इजी लगता है, वो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन। ठीक है, इसमें कुछ डाउट इफ में और स्विच में? नो सर, बस सर एक चीज का डाउट था, वो आपने एंड पता नहीं क्यों लगाया था वो आगे, पिछले इफ में जब लगाया था आपने वो, मतलब एंड लगाया था मतलब? आपने एंड पहले लगाया था, उसके अंदर फिर आपने इफ लिखा था। मतलब अभी अभी देखो, मैं अगर यहाँ पे जैसे लेट्स से ये जो ईयर्स है ना, लेट्स से ये ईयर का एक ग्रुप है, तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा एक कॉलम बनाना है जिसमें मुझे एज ग्रुप्स लेने हैं। जैसे लेट्स से वो जैसे ये एज ग्रुप, अगर मैं एज इन ईयर्स की बात करूँ तो ये 91 और मतलब फिर 45 से स्टार्ट है, राइट? तो मुझे ऐसे बनाना है कि लेट्स से 40 to 45 का एज ग्रुप बनाना है, 46 to 50 का एक बनाना है, 51 को 55 का एक बनाना है, मतलब ऐसे एज ग्रुप बनाने हैं। वो उस एज ग्रुप का अगर यहाँ पे मुझे एक कॉलम चाहिए, चलो एक बनाते हैं कॉलम तो आपको एक थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लेट्स से एज इन ईयर्स है ना, तो मुझे यहाँ पे इसके एज ग्रुप का एक कॉलम बनाना है कि जैसे ये 60 है, राइट? तो ये किस किस ग्रुप में आना चाहिए? जैसे मैंने अगर 5-5 साल का ग्रुप बनाया 45 से स्टार्ट करके, तो 45 से 50 तक का एक ग्रुप बनेगा, 51 से 55 तक का एक बनेगा, 50 से 56 से 60 तक का एक बनेगा। तो ये उस ग्रुप में आएगा ना, 56 to 60 वाले ग्रुप में आएगा, करेक्ट? यस सर। ये समझ रहे हो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर मुझे इस एज इन ईयर्स का कॉलम है और उस कॉलम को यूज करके एक ग्रुपिंग बनानी है कि 45 to 50 के ग्रुप में कितने कस्टमर है, ये मुझे अगर कैलकुलेट करना है 45 to 50 के ग्रुप में कितने कस्टमर है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लॉजिक बिल्डअप करना पड़ेगा। जैसे मैं एक यहाँ पे न्यू कॉलम ले रहा हूँ, ठीक है, और लेट्स से एज ग्रुप नाम का अपन एक कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे मैं स्विच यूज कर रहा हूँ, स्विच ट्रू, स्विच फर्स्ट कंडीशन में दे रहा हूँ कि अगर कस्टमर एज इन ईयर्स अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है। अभी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है, तो मुझे ये भी उसको मेंशन करना है कि वो 50 से कम होनी चाहिए। तो जैसे मैंने यस। ये कंडीशन दी कि कस्टमर एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है, तो उसको रोकने के लिए, उस लॉजिक को रोकने के लिए मुझे उसकी एंड एंड यूनिट भी देनी पड़ेगी ना। जैसे मैं फर्स्ट दे रहा हूँ कि 45 के आगे वाले और लास्ट में 50 के अंदर वाले, तो उस केस में मुझे वो देना पड़ता है एंड। अभी स्विच में एंड यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो इफ में यूज होता है, तो यहाँ पे मैं ऐसे दे सकता हूँ एंड को, डबल एम्परसेंड, ये एंड होता है। यस सर। और ये जो होता है ये और होता है। इंटर के ऊपर जो है ना आपका बार, एक वर्टिकल बार है, देखो स्लैश के ऊपर एक वर्टिकल बार है, तो वो होता है और। तो मुझे अगर एंड देना है तो मैं एंड करके उसकी वो जो लॉजिक है जो मैंने स्टार्ट किया है, चेक करना कि एज ग्रुप अगर 45 या उससे ज्यादा है, एंड इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे डाल रहा हूँ कि एंड कस्टमर एज ग्रुप लेस देन इक्वल टू 50। तो मुझे क्या आउटपुट चाहिए? मुझे ऐसा चाहिए कि जैसे 45 to 50, इसको आप ऐसे एज ग्रुप 45 से 50। तो ऐसे में मल्टीपल कंडीशन दे सकता हूँ ना यहाँ पे, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 के लिए, ठीक है। और इसका मैं अगर पुट करता हूँ, सी देखा, जैसे फॉर दिस यहाँ पे 48 के लिए एज ग्रुप 45 to 50 आया है ना, करेक्ट? तो ऐसे अगर आप मल्टीपल एज ग्रुप बनाओगे तो फिर आप उस एज ग्रुप को
ग्राफ्स में यूज कर सकते हो ना कि किस ये दिस कस्टमर कौन सी एज ग्रुप से है, निकाल सकते हो ना। यस सर। तो इसलिए वो यूज होती है एंड और कंडीशंस ऐसे केस में। ओके सर, मतलब सर कोई भी ऐसा ग्रेटर देन आपने लगाया तभी यूज होगी एंड वाली। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब आपको एक अपर लिमिट देना है और एक लोअर लिमिट देना है ना, तो उसके बीच वाला आपको चाहिए होगा तो। ओके सर। ठीक है, और कुछ डाउट इसमें? सर एक डाउट है मुझे कि जैसे कि वो रो के सामने आया कि 45 एंड 50 मतलब ऐसा आया उसके सामने, बट हमें डेटा ऐसा डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म करके नहीं मिलेगा क्या कि ये 45 से आगे और 50 से अंडर के है? ऐसा नहीं, कभी आप बोल नहीं सकते वैसे। आपके लेट से क्लाइंट के पास एक ही कॉलम है बस एज ग्रुप का, अगर वो भी नहीं है और क्लाइंट ने आपको बोला कि मुझे एनालिसिस करना है एज ग्रुप के बेसिस पे और मेरा स्लॉटिंग रहेगा 5-5 साल का, तो फिर ये जो लॉजिक है ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा कि आप उसको पूछोगे कि ठीक है, आपके डेटा में कस्टमर का बर्थ डेट है क्या, उसके बेसिस पे आप पावर क्यूरी में उसका एज कैलकुलेट करोगे। एक बार एज मिल गया फिर उसके ऊपर आप एज ग्रुपिंग के कॉलम्स बनाओगे और उस फिर कॉलम को आप विजुअलाइजेशन में यूज करोगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको इतना क्लीन डेटा मिले कि उसमें सब ग्रुपिंग करके बना हुआ हो। नहीं सर, वो तो हम एनालिसिस कर लेंगे, मतलब हमें ही वो शॉर्ट करना है, पूरे डेटा में से फाइंड आउट करना है सब चीजें। बट हमें कैसे चाहिए था, जैसे कि आपने यस एस नो नो दिखाया कि जैसे कि मेल के नाम से आगे बराबर मेल ही आ गया ना, तो जैसे कि हम 45 वगैरह 45 वाले नीचे भी है, 50 वाले ऊपर भी है, तो वो मतलब पूरा कॉलम ना दिखाते हुए सिर्फ एक ही कॉलम, मतलब जैसे हमने कमांड दी है वैसा ही बस फाइंड आउट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्या? तो इसके लिए तो आपको फिर एनालिसिस में ये कॉलम लगेगा ना, क्योंकि आपका जो विजुअलाइजेशन है जो आप ग्राफ्स यूज करोगे वहां पे आपको एक्स और वाई एक्सिस में फील्ड देनी पड़ेंगी ना, कॉलम्स देने पड़ेंगे। हाँ, कॉलम तो क्रिएट होगा सर। मुझे बट आपका मतलब क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आया, मतलब क्या कहना चाहते हो? एक काम करता हूँ मैं आपको, है ना, क्लास के बाद बताता हूँ, मतलब हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा सर, मतलब क्योंकि मेरे क्यूरी ना मतलब सॉल्व नहीं हो पाएगी यहाँ पे। हाँ, एक बार लास्ट ट्राई करो, नहीं सॉल्व होता तो हम आगे बढ़ते हैं। सर जैसे कि अभी हमारे पास पूरा डेटा है, पूरा डेटा है ये ना? पूरे डेटा, हाँ ये पूरा डेटा है, हाँ और उसमें जैसे कि एज इन ईयर में बहुत सारे मतलब एजेस हैं हमारे पास, जैसे ओके। कि 60 ऊपर है, नीचे भी 56 नीचे भी है, तो हमें सिर्फ मतलब वही 56 to 60 के अंडर वाले ही बस कस्टमर्स दिखाने हैं, तो वही हमारे पास चार्ट खुल के आ जाए, बस हमने कमांड दी तो अभी ऐसा देखो, कुछ चाहिए था मुझे। अभी मान लो ये एज इन ईयर्स के इसमें बहुत सारे ईयर्स है राइट, हाँ हाँ। और आपको बस दिखाना है कि मुझे बस 45 से 50 के कस्टमर्स ही दिखाने हैं, ऐसे बोल रहे हाँ, हो ना आप? यस यस सर, यस। ओके, तो आपने ये जो कॉलम बनाया, जैसे अब हमने ये एज ग्रुप का कॉलम बनाया, उसमें हमने ये कंडीशन दे दी कि मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 45 और लेस देन इक्वल टू 50 रहेगा, तो मुझे ये एक आइडेंटिफिकेशन कर दो कि ये एज ग्रुप 45 से 50 के बीच में। यस। तो देखो यहाँ पे फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, अगर मुझे बाकी के कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि ऑदर्स, और कॉलम क्लोज। तो सबको ऑदर्स हाँ। लेगा, करेक्ट? ओके ओके, हाँ ठीक हाँ, है, ये और ऐसा इसको, ही कुछ चाहिए हाँ, था। इसको अगर अभी हमने, लेट्स से मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ कस्टमर, राइट, कस्टमर का टेबल था अपना, ये वाला एज ग्रुप का हमने बनाया था राइट, इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एज ग्रुप्स, देखो यहाँ पे मुझे दो ही मिल रहे हैं। यस सर। ओके, या आपको अगर विजुअलाइजेशन में, दिस पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन में सिर्फ 45 से 50 का ही दिखाना है, उन्हीं पर्टिकुलर कस्टमर का फोकस करना है, तो ये जो फिल्टर लेवल है ना विजुअल्स, लेट्स से हाँ दिस पर्टिकुलर, ये वाला जो चार्ट है मेरा, ये वाला मैट्रिक्स विजुअल,
इस विजुअल में मुझे हाँ बस उस पर्टिकुलर एज ग्रुप जो 45 और 50 के बीच वाले जो कस्टमर है उनका ही डेटा दिखाना है यहाँ पे बस। तो मैं उस एज ग्रुप के हम्म कॉलम को इस विजुअल लेवल फिल्टर पे डाल रहा हूँ और यहाँ पे बस वो टिक कर रहा हूँ 45 50। देखो ये फिल्टर आउट हो गया सब। यस सर गॉट इट। समझ गए? मतलब मुझे लगा कि यही क्यूरी होगा आपका, बराबर ना? हाँ जी सर। सो मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि आप बस उसी बिकॉज पर्टिकुलर कस्टमर कस्टमर को फोकस करो। कस्टमर हमें कभी कभी मतलब हमें दे भी सकता है कि भाई मुझे सिर्फ ये 5 साल हाँ, वाले मतलब कस्टमर पे ही अभी ज्यादा फोकस करना है और इनको ही मुझे टारगेट करना है तो उस चीज तो उस केस में आप उसको क्या बोल सकते हो कि सर आप एक काम करो ना, विजुअलाइजेशन को बाउंड करने से अच्छा इसका एक मैं आपको स्लाइसर दे देता हूँ यहाँ पे। हाँ स्लाइसर ठीक में है, ऐड कर सकते हैं हम इसको हम बराबर। स्लाइसर्स में ऐड कर देंगे तो आप बोलोगे कि आप एज ग्रुप को क्लिक कर दो तो वो आपको सारे इसमें फिल्टर आउट कर देगा। आप जैसे दोनों को सेलेक्ट करते हो तो सबका देगा, अदर्स का करोगे तो इस ग्रुप को छोड़ के देगा, मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा ना विजुअल्स। हाँ कस्टमर को हम पर्टिकुलर 5 5 के ग्रुप में दे सकते हैं तो हाँ, स्लाइसर में अगर ऐड कर देंगे तो कस्टमर मतलब लीड को भी अच्छा जाएगा मतलब करने वही में। मतलब ये फिर आप सजेस्ट कर सकते हो, अगर कस्टमर यही रिक्वायरमेंट मांगता है तो आप ये सजेस्ट कर सकते हो कि आप ऐसे वे से जा सकते हो, स्लाइसर्स में हम उसको पुट कर सकते हैं। हाँ नहीं ये बेस्ट वे है सर ये स्लाइसर में ऐड करके देने का। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ डाउट इसमें? ठीक है, तो नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं। कस्टमर का ये एग्जीक्यूटिव समरी बना दिया हमने, एक ओवरऑल लुक ले लिया। लेट्स से कस्टमर के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, तो इस पेज को नाम देते हैं हम कस्टमर एनालिसिस। ठीक है, मुझे ये सेम विजुअल चाहिए, कैटेगरी नेम, ऑर्डर क्वांटिटी एंड रिटर्न्स का। इस विजुअल को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इस कस्टमर एनालिसिस के पेज पे लेके जा रहा हूँ इसको। ठीक है, ऐसे विजुअल्स आप कॉपी करके एक दूसरे पेज पे लेके जा सकते हो। नया विजुअल बनाने से अच्छा विजुअल्स को कॉपी करके एक मतलब जिस पेज पे चाहिए उस पेज पे जाके उसको आप वहां पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और क्योंकि इसको ऑलरेडी फॉर्मेटिंग वगैरह किया हुआ है, और इंस्टेड ऑफ दिस कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी नेम, प्रोडक्ट नेम, आई पुट कस्टमर फुल नेम ओवर हियर। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ दिस रिटर्न आई पुट टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो अभी मुझे ये क्या दे रहा है कि कौन से कस्टमर की कितनी ऑर्डर क्वांटिटी थी एंड उसने कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया हुआ है। करेक्ट, कस्टमर के लिए तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा ना, हमें जानना कि कौन से कस्टमर ने कितनी ऑर्डर क्वांटिटी दी है और कितना रेवेन्यू हमें जनरेट करके दिया है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये हमने ये एनालिसिस कर लिया कि हमें इससे ये पता चल रहा है कि लेट्स से दिस मिस्टर फर्नांडो बैनर्स, ये कस्टमर की ऑर्डर क्वांटिटी जो है, वैसे देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट वाला जो रहेगा वो वही है 106। इसमें कुछ फिल्टर नहीं है ना, ओके। और अगर टोटल रेवेन्यू की बात करूं मैं तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दिस 12407 मिस्टर शॉन मॉरिस करके कुछ जो कस्टमर है, मिस्टर शॉन मॉरिस शॉन, इसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू में बात करूं तो मॉरिस शॉन का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है, और इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी की बात करूं तो फर्नांडो बार्नस ये जो है इसकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे एक स्लाइसर्स भी ऐड कर लेते हैं अपन, जिसमें अपने को जैसे मुझे अगर ईयरली देखना है तो मैं ईयर का जो स्लाइसर्स है यहाँ पे इसको लेके जा रहा हूँ वहाँ पे। इसको भी कॉपी कर लिया और यहाँ पे ले गया। जैसे कॉपी करूँगा तो पूछेगा कि सिंक करना है क्या फर्स्ट के साथ, तो मुझे सिंक नहीं करना है, मुझे इसको इंडिविजुअल रखना है एनालिसिस में। ठीक है, तो मैंने ईयर, तो कि मुझे ईयर वाइज भी पता चले कि लेट्स से 16 को किया तो 16 में कितना है, 17 में, तो एक स्लाइसर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स विजुअल मैंने बना दिया। उसके बाद मुझे एनालिसिस करना है
कि ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रॉफिट को एनालिसिस करना है मुझे बाय जेंडर वाइज। जिस ऑर्डर क्वांटिटी को और प्रॉफिट को मुझे एनालिसिस करना है जेंडर वाइज। जेंडर की जो कैटेगरी है उसमें आई थिंक 3 ही कुछ वैल्यूज है, मेल फीमेल एंड एनए। तो मैं पाई चार्ट से उसको एनालाइज कर सकता हूँ। जैसे मैं पाई चार्ट अगर लेता हूँ और यहाँ पे अपन डालते हैं जैसे जेंडर, कस्टमर का जेंडर मैंने यहाँ पे लेजेंड्स में डाल दिया और वैल्यूज के सेक्शन में लेट्स से आई पुट टोटल ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल प्रॉफिट। ठीक है, ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट इंस्टेड ऑफ दिस अपन ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ डालने से अच्छा ये टोटल प्रॉफिट को ना मैं यहाँ पे टूल टिप में डाल रहा हूँ। और अभी देखो फर्क क्या दिखा रहा है वो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से दे रहा है, लेकिन पर्टिकुलर उस ऑर्डर क्वांटिटी की कितनी परसेंटेज की प्रॉफिट है, मतलब कितनी प्रॉफिट है ये मुझे दिखा रहा है वो। जैसे जेंडर एम हो गया, मेल हो गया, उसकी ऑर्डर क्वांटिटी 423487 है और उसका टोटल प्रॉफिट जो है 5138,127 है। सेम वे फीमेल का, सेम वे एनए का। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मेल कैटेगरी के जो लोग हैं, जेंडर के लोग जो लोग हैं, इन लोगों ने ज़्यादा ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर की हुई है। और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बोलूँ तो फीमेल जो जेंडर है इनका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है 5253, जो कि मेल का 5138 है। राइट, ये एनालिसिस कर सकते हैं हम इसके थ्रू, इस पर्टिकुलर पाई चार्ट के थ्रू। तो ये टूल टिप्स का क्या मतलब है इसमें? टूल टिप का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे मैं जब इस पर्टिकुलर एरिया पे होवर करता हूँ तो ये ब्लैक जो उभर के आता है ना इंफॉर्मेशन देने के लिए कि जो सिलेक्शन आपने जिस सिलेक्शन पे आपका कर्सर लिया हुआ है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको कि दिस इज जेंडर एम, उसकी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी 42,357 है, जो कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो है जेंडर मतलब ऑर्डर क्वांटिटी का उसमें से 50.32% है और उस जेंडर एम का टोटल प्रॉफिट है 5138। तो ये टोटल प्रॉफिट जो है, ये टोटल प्रॉफिट मैंने को इस विजुअल के टूल टिप में ऐड किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे वो दिखाएगा नहीं आपको। टूल टिप में अपन वो चीज़ें ऐड करते हैं जो हमें एक्स्ट्रा विजुअल्स में दिखानी होती है। जैसे मैं ऐड कर दूँ तो ये यहाँ पे वापस दिखाएगा टोटल प्रॉफिट। मैंने रेवेन्यू ऐड कर दिया यहाँ पे तो रेवेन्यू भी दिखाएगा। रेवेन्यू भी ऐड कर दिया मैंने तो रेवेन्यू भी दिखाएगा कितना रेवेन्यू है। ठीक है, सर त्यांना आपण डिटेल्समध्ये पण टाकू शकतो ना, म्हणजे की त्याच्या डिटेल्स पण दिसतील. डिटेल्स में जाएगा नहीं, मेजर्स नहीं जाएंगे डिटेल्स में, वो फील्ड लेनी पड़ेगी कॉलम्स से। कैटेगरी नेम डाल के देखते हैं कैसे आएगा वो। याच्यात सर आपल्याला क्लिअर दिसू शकतं की ॲक्सेसरीज किंवा क्लोथिंग किंवा कोणता सेल जास्त झालाय असं. पण काइंड ऑफ रीड करणं थोडं तुम्हाला वाटत नाही थोडं मुश्किल आहे? थोडं हो, डिफिकल्ट थोडंसं. वाटतंय सर हे. मुझे, मैं ये बोल रहा था कि विजुअल्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बट वो एंड यूजर को समझ में भी आने चाहिए। एज ए डेवलपर वो हमें समझ में आता है, लेकिन हमारे जितना स्किल या ट्रेन डेवलप यूजर नहीं होता है एंड यूजर, राइट। वो बस रिपोर्ट को उसके सामने अगर आप अगर कोई रिपोर्ट बनाते हो, डेवलप करते हो और डायरेक्टली आपको इसको यूज करने के लिए दे दिया कि आप यूज करो इसको यूज, तो चीजों को समझने के लिए भी तो टाइम लगता है, राइट। और विजुअल जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना ही यूजर को उसको अंडरस्टैंड करने के लिए दिक्कत होगा। तो वो एक बार दो बार विजुअल को देखेगा, नहीं समझ में आएगा तो उसको देखेगा ही नहीं बाद में, ऐसा होगा फिर। ठीक है, तो विजुअल्स
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बनाने, सिंपल विजुअलाइजेशन से ही ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें, क्योंकि हर कोई एंड यूज़र इतना टेक्निकली साउंड नहीं होता है एज डेवलपर इतना कि उसको सारे विजुअलाइजेशन में सब कुछ पता चल जाए कि यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वहाँ पे क्या दे रहा है, राइट। तो जैसे ये मैट्रिक्स विजुअल है, तो मैट्रिक्स विजुअल में सिंपल बता रहा है कि भाई फुल नेम ये है, उसकी ऑर्डर क्वांटिटी ये रेवेन्यू है। तो अगर मैट्रिक्स विजुअल में देखा जाए तो बहुत सारे ऑप्शंस है ना, कॉलम्स है, ये है। मैं इस कॉलम्स में अगर मान लो मंथ नेम डाल दिया तो वो हर एक मंथ वाइज उसको दिखाएगा। ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देगा, बट उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा, अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम लेगा, और उतनी स्पेस भी नहीं है ना अपने पास। स्पेस का सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है, क्योंकि हमें इतना सा छोटा सा कैनवास मिलता ही है, इसमें ही आपको विजुअलाइजेशन जो अवेलेबल है उसको कस्टमाइज करके देना पड़ता है, और क्लाइंट इससे बाहर नहीं जाना चाहता वो, क्योंकि एडिशनली उसको पे करना होता है अगर पेजेस बढ़ते हैं तो। सो वो चाहता है कि आप इसी स्पेस में उसको बिठा के दो, कैसे भी करके। 2 पेजेस बोले हुए तो आपको 2 पेजेस में ही उसको बिठा के देना पड़ेगा। हो सकता है कि 2 पेजेस में बोलेगा कि मेरे को 10-12 विजुअल इसमें ऐड कर दे दो, एक पेज में बैठेंगे 4-5 विजुअल, बोलेगा 15 विजुअल बिठा के दे दो इसमें। तो वो फिर अपने ऊपर आता है कि डेवलपर की स्किल के ऊपर कि वो कैसे बिठाने हैं उसमें, राइट। ठीक है, टेंशन में आ गई क्या? सर मी आता तुम्हाला तेच म्हणणार होतो की आपण व्हिज्युअल्स वाढवले असते, बट तुम्ही कन्सर्न्स क्लिअर केला की जास्त जर पेजेस वाढवले तर पैसे पण तितकेच वाढतात. येस, ऑब्विसली ना. ॲज अ तुम्ही क्लायंट आहे असं जर विचार केला, तुम्ही कस्टमर आहे असा विचार करा, आणि तुम्ही कोणाकडून तर काहीतरी बनवून घेताय, आप किसी कुछ बना के ले रहे हो। अगर सामने वाला आपको पर पेजेस के हिसाब से चार्ज करता है, और पेजेस जैसे बढ़ेंगे तो वैसे प्राइस बढ़ेगा, ऐसे अमाउंट बढ़ेगा, तो आप वही चाहोगे ना कि मिनिमम पेजेस में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दो। हो, म्हणजे बजेटमध्ये झालं पाहिजे यस, आपलं, जे काही ऑब्वियसली। कस्टमरचं बजेट असेल ते. सेठी क्लाइंट जो है वो तो आप पैसा ही देखेगा ना। वो क्यों देखेगा कि आपको आपकी सोफिस्टिकेटेड के हिसाब से तो नहीं करेगा, वो उसकी उसको इजी होगा वो इस हिसाब से जाएगा। बट ॲक्च्युअलमध्ये सर आपण फिल्टर खूप यूज करू शकतो या केसेसमध्ये, कारण की फिल्टर खूप कमी जागा व्यापतो आणि जास्तीत जास्त रिझल्ट म्हणजे आपल्याला प्रोव्हाइड करतो. फिल्टर्स से ज़्यादा आपको बुकमार्क्स और बटन्स यूज़ करने होते हैं। मतलब जैसे एक पेज है ना, तो एक पेज में आप 10-12 पेजेस बना सकते हो, जितने भी पेजेस बना सकते हो। मान लो कि ये जो पेज बना, आपने ये पेज बना दिया, यहाँ पे मान लो कि आपने एक बटन बना दिया है, उस बटन को आपने अगर क्लिक किया, ये सारे विजुअल्स, लेट से मुझे यहाँ पे पाई चार्ट चाहिए या दूसरे चार्ट चाहिए, वो एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हो उस कैनवास पे। तो बटन से स्विच कर सकते हो आप कि ये बटन प्रेस किया तो ये दिखेगा, ये बटन प्रेस किया तो ये दिखेगा, ऐसे कर सकते हो। तो बुकमार्क वो हम आगे देखेंगे जब थोड़ा सिलेबस आगे जाएगा, तो बुकमार्क्स और बटन्स के थ्रू आप वो चीज़ कर सकते हो पॉसिबल। आप जितने चाहिए उतने कस्टमाइजेशन, फिर वो डेवलपर की सोच के ऊपर है कि वो किस लॉजिक से और किस सोच से बटन्स और ये क्रिएट करता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल दिखाओ क्या बटन्स के? यस सर। सी क्या
वो देखेंगे अपन, मतलब जब थोड़ा सा हमारा सिलेबस आ जाएगा तो इसी वीक में तो वो देखेंगे अपन, या कल या परसों में ही बुक मार्क्स आपका हो जाएगा। बस एक मैं आइडिया देता हूँ आपको कि बुक मार्क्स अपन किस केस में यूज करते हैं। सर अजून आपला क्लास किती दिवस कंटिन्यू होईल? सैटरडे, कमिंग ओके सैटरडे। सर. लेट्स सी। तो अभी जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये बटन्स दिख रहे हैं तुमको, ये 1 2 3 4, तो मोस्टली ये 4 बटन है। तो यहाँ पे अभी मैं जस्ट एक लॉजिक बताता हूँ यहाँ पे कैसा था, कि जैसे अभी ये पेज दिख रहा है राइट। तो ये पेज में जैसे एक अपना इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट, ऐसे 2 टाइप्स होते हैं लेट्स से। तो उनको कैसे चाहिए था कि जैसे जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्लिक फॉर इंसिडेंट टाइप को क्लिक किया, तो देखो ये विजुअल्स चेंज होके ये ग्राफ्स चेंज हो रहे हैं ना, उसके हिसाब से इंसिडेंट टाइप के हिसाब से। अगर मैंने इस कोलिजन टाइप को क्लिक चेक किया तो ये ग्राफ्स नाम वगैरह सारे चेंज हो रहे हैं कोलिजन टाइप के हिसाब से। और इसको क्लिक किया तो ऐसे ये इंटरेक्ट हो रहा है। अगर मैंने क्लियर फिल्टर कर दिया तो सारा जो फिल्ट्रेशन होगा सब क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये एट फॉर रेट बाय लोकेशन टाइप है, तो ये यहाँ पे टाइप ऑफ डेपो के हिसाब से दिख रहा है ना आपको। ये नीचे देखो ये जो वाला चार्ट जो है ये डेपो के हिसाब से, अगर मैंने इसको क्लिक किया तो ये जो चार्ट है ये लोकेशन के टाइप किया जाएगा, और ये बटन्स भी रहेंगे वो उसके हिसाब से काम करेंगे फिर। मतलब ये पेज के अंदर पेज है। तो लगभग ये 1 2 3 4, मतलब ये 3 एंड ये 10 पेजेस है टोटल। तो 10 पेजेस ये एक पेज में दिखाया। ठीक है, मतलब विजुअल्स के ऊपर विजुअल्स को आप कोलैप्स करते हो, एक दूसरे के ऊपर रखते हो, स्टैक करते हो, और उस बटन के सिलेक्शन के हिसाब से कौन सा विजुअल दिखाना है उस टाइम पे वो आप डिसाइड करते हो। इतना अभी आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे बुक मार्क्स आपको बनाने पड़ते हैं बस। ठीक है, ये अपन देखेंगे जब एक्चुअल में अपन दिस इज एक वन ऑफ अ क्लाइंट की हमें ये रिपोर्ट है एक्चुअल जो हमने उनको दी थी। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स वी मेड। सारा था इसमें कुछ 30 35 पेजेस कुछ थे इसमें। ये बड़ा प्रोजेक्ट था ये। ओके, ठीक है, तो आज रुकते हैं यहाँ पे। कल रिमेनिंग जो है कस्टमर पेज वो कल बना के अपन कल, अगर जल्दी बन जाता है तो मैं कल आपका बुक मार्क्स ले लूँगा। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं कल फिर। गुड नाइट।